यदि आप क्लास 12 में हो और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह नागरिक शास्त्र का पेपर कल यानी 1 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा पेपर मेरे बच्चों आंसर के साथ बताने वाले हैं। एकदम एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर है, विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था? सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, इनमें से सभी। तो विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का प्रमुख कारण था सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, क्या कह रहा है देखिएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी का गठन कब किया गया? यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसको कहते हैं यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी का गठन कब हुआ? 1948, 1957, 1949, 1992। तो ये हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1957 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई थी? तो चारू मजूमदार की पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई थी। इसके बाद चौथा नंबर है, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1990, 1985, 1992। तो ये 1985 करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? तो ये 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर है, निम्नलिखित के गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? मीथेन को समझा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैश्वीकरण के प्रति भारत की प्रतिक्रिया स्वरूप उठाए गए कदम कौन से हैं? उद्योग नीति में सुधार बिल्कुल है, विदेशी नीति में ये भी है, विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते ये भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर है, 8 नंबर, राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया था? 1951, 1952, 1956, 1960। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून लागू किया गया था। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 9। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, उत्तर आपको एक शब्द में यानी 10 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी की परिभाषा है। इसके बाद 12 नंबर है, आसियान क्या है, यह कब अस्तित्व में आया? तो आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एशिया प्रांत प्रशांत क्षेत्र के देशों के मध्य सामाजिक व राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाना और विकास करना है। इसके स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में की गई थी। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर, क्या कह रहा है? साफ्टा समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ? साफ्टा समझौते पर 29 जून 2005 को हस्ताक्षर किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सारे प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं तो आप लोग तैयार करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किन्हीं 2 गैर सरकारी संगठनों के नाम लिखिए। तो पहला संगठन है यूनेस्को और दूसरा है यूनिसेफ। फिर है निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? ठीक है, निशस्त्रीकरण से अभिप्राय हथियारों के निर्माण या उनको हासिल करने पर अंकुश लगाना है। इसके बाद है 16 नंबर, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम। तो पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, इसके बाद है 17 नंबर, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 दुष्परिणाम का उल्लेख कीजिए। तो पहला दुष्परिणाम है वैश्वीकरण से गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई तथा अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा है राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कल्याणकारी कार्यों पर किए जाने वाले खर्च में कटौती की जा रही है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर, क्या कह रहा है? भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाने से हुई। फिर है राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियाँ लिखिए।
तो पहली चुनौती है लोकतंत्र को कायम रखना, दूसरी चुनौती है राष्ट्र का विकास करना ताकि समाज का भला हो, ताकि समस्त समाज का भला हो। इसके बाद है 20 नंबर, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस रोजगार से है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट की। उत्तर आपको मेरे प्यारे बच्चों 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको मिलेंगे कितने? 5 अंक। बी केंद्रित नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बी केंद्रित नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें योजना निर्माण और कार्यान्वयन की शक्ति केंद्र सरकार से अलग अलग स्तरों, राज्य, जिला, पंचायत और नगर निकायों को हस्तांतरित की जाती है। इसका उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास को गति देना और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके बाद है 20 नंबर, क्या कह रहा है, दलाई लामा ने भारत में शरण क्यों ली थी? तो 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण बढ़ाने और विरोध को दबाने के कारण दलाई लामा को अपने जीवन का खतरा महसूस हुआ। तिब्बत में चीनी दमन से बचने के लिए वे भारत आए, जहां भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। तब से वह धर्मशाला में निर्वासन में रह रहे हैं। इसके बाद है 23 नंबर, क्या कह रहा है, 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन सत्ता और विचारधारा के टकराव के कारण हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सिंडिकेट के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद उभर आए। इंदिरा गांधी ने अनुशासन तोड़कर स्वतंत्र निर्णय लिए, जिससे कांग्रेस दो गुटों, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई में बंट गई। इसके बाद है 24 नंबर, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहाँ चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाया गया। यह भारतीय सेना द्वारा खालिस्तानी उग्रवादियों, विशेष रूप से जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को हटाने के लिए किया गया था। इस सैन्य कार्यवाही के दौरान भारी हिंसा हुई और सैकड़ों लोग मारे गए थे। इसके बाद 25 नंबर है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक एकता के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाया जाता है। इसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था और नागरिक सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। इसके बाद 26 नंबर, क्या कह रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी भारत की उन सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों का समूह है जो ना तो अनुसूचित जाति एससी में आते हैं और ना ही अनुसूचित जनजाति एसटी में। इन्हें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया जाता है ताकि सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है मेरे प्यारे बच्चों, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर क्या कह रहा है, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यह वैश्विक संघर्षों को रोकने, युद्ध विराम लागू करने और शांति स्थापना के उपाय करने का निर्णय लेती है। परिषद आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य कार्यवाही और शांति अभियानों को मंजूरी दे सकती है। यह सदस्य देशों को विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने और आवश्यकता अनुसार सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति देने का अधिकार रखती है। इसके अलावा यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति में भूमिका निभाती है और नए सदस्य देशों के प्रवेश की सिफारिश करती है। इसके 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। इसके बाद है 28 नंबर, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मानव अधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में किस प्रकार निर्णायक है, समझाइए। तो इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मानव अधिकार और आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आतंकवाद न केवल निर्देश लोगों की जान लेता है बल्कि समाज में भय और अस्थिरता भी फैलाता है। यह मानव अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय आवश्यक है, लेकिन ये मानवाधिकारों का हनन किए बिना होने चाहिए। न्याय संगत कानून, शिक्षा, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आतंकवाद को रोका जा सकता है। इसलिए मानवाधिकारों की रक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीतियाँ वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए निर्णायक हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर है, क्या कह रहा है, मूलवासी किसे कहा गया, भारत में इसकी स्थिति की चर्चा करें। तो भारत में मूलवासी उन समुदायों को कहा जाता है जो प्राचीन समय से यहाँ रहते आए हैं और जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान है। इनमें मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियाँ शामिल हैं जिन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। भारत में इनकी स्थिति मिश्रित है। कुछ समूह परंपरागत जीवन शैली अपनाए हुए हैं जबकि अन्य आधुनिक समाज में घुल मिल रहे हैं।
हालांकि कई आदिवासी समुदाय अब भी गरीबी, शिक्षा की कमी, भूमि विवाद और विस्थापन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार इन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं और आरक्षण नीति लागू कर रही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? 1920 से 1950 तक भारतीय साम्यवादी दल के कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो 1920 से 1950 तक भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई की कार्य प्रणाली ब्रिटिश शासन के विरोध, मजदूर आंदोलन और किसान संघर्षों पर केंद्रित रही। 1925 में इसकी स्थापना के बाद पार्टी ने ट्रेड यूनियनों और कृषक संगठनों के माध्यम से वर्ग संघर्ष को संगठित किया। 1930 के दशक में सीपीआई ने कांग्रेस के साथ सहयोग किया और किसान मजदूर आंदोलनों में भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सोवियत संघ के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धता के कारण सीपीआई ने तटस्थ रुख अपनाया। 1947 के बाद पार्टी ने तेलंगाना विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन 1950 के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली में भाग लेने लगी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। तो यहाँ 31 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और उसका भारत के विकास पर प्रभाव। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिरता और कृषि क्षेत्र का विकास था। इस योजना में कृषि, सिंचाई और ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद देश को खाद्यान्न संकट, शरणार्थी समस्या और कमजोर औद्योगिक आधार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद है इसका प्रभाव, प्रमुख प्रभाव। पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि। इस योजना के तहत भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसे प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा और खाद्य संकट कम हुआ। दूसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। योजना की सफलता के कारण भारत की राष्ट्रीय आय 3.6% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी, जो लक्ष्य 2.1% से अधिक थी। इसके बाद तीसरी हेडिंग है रोजगार के अवसर। सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास से नए रोजगार के अवसर मिले। इसके बाद चौथा शिक्षा और स्वास्थ्य। प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए भी इन योजनाओं में कुछ पहल की गई। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर। क्या कह रहा है? औद्योगिक विकास की आधारशिला। यद्यपि इस योजना का मुख्य ध्यान कृषि पर था, लेकिन इससे भविष्य की औद्योगिक नीतियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। निष्कर्ष: प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। नक्सलवादी आंदोलन की विवेचना कीजिए। इसके बाद है 32 नंबर। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में 1967 में हुए चौथे आम चुनाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।